हाय गाइस, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। यह कहानी मैंने अपनी स्कूल के टीचर जो नोएडा में रहती थी उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। इसलिए इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 13-14 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को भी गोली मार दी। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और गोलियां मारने के बाद उन तीनों की लाश को डाक बंगले में पीछे दफना दिया। यह बात रात गई बात गई वाली बात हो गई थी। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां घनश्याम नामक एक नया सेवक रख लिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक घनश्याम रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हाक लगाया। कौन है? इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक बच्ची दरवाजे पर बैठी रो रही थी। घनश्याम उस बच्ची के पास गया और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चलो। फिर उस बच्ची के अंदर आने पर घनश्याम ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाया। पूछा कि बेटी तुम कौन हो? इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? घनश्याम की इतनी बातें सुनते ही वह बच्ची और तेज तेज रोने लगी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई और घनश्याम को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ को भी मार डाला और उसे उसकी माँ को डाक बंगले के पीछे दफन कर दिया। उस बच्ची की इतनी बातें सुनते ही घनश्याम पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? घनश्याम की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और घनश्याम कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। घनश्याम यह नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर घनश्याम के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे घनश्याम का डर जाता रहा और उसने अपने दिमाग पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। घनश्याम ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थिपंजर को निकाला और फिर उसने उस बच्ची से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और बच्ची को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। घनश्याम की बातें सुनकर वह बच्ची रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या, उस बच्ची के बताए अनुसार घनश्याम ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस बच्ची को किए वादे के अनुसार उस बच्ची के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार घनश्याम ने लड़की के अस्थिपंजर को न जलाया और न ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान किया, क्योंकि बच्ची ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वो इस भूतनी योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया
और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि घनश्याम वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत ही कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह बच्ची भी अपनी भुताही कारनामे से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वो वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती और डराकर उस अंग्रेजों को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह कर्म चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बन रही थी। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता और न ही मरने वाले अंग्रेज शिकारी। अधिकारियों के मौत का कारण पता चला। धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 वर्ष और बीते और अब वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। पर वह बच्ची भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती, पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकली। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारों की तलाश कर रही थी। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वो अपने हथियारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय बहुत खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हथियारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन उसने कहा कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरे युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के माया जाल रूप में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी की। शाम होने को आई थी। अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूरज ढलने को है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट जाएं। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि ना ना, आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया ही नहीं है, ठहरेंगे कहाँ। फिर क्या था, वो युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूतनी ने एक मड़ई तैयार कर ली। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों और बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई। साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप में आ गई, ऐसा जिसे देखते ही अच्छे अच्छों के दिन में तारे नजर आ जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर
लाकर उन अंग्रेज़ों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज़ की हिम्मत ना थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और काँप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीते देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयानक भाले जैसे नाखून को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकाल कर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी भूत ने एक एक करके सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी अजीब लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम नहीं था। घनश्याम को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर चुपके से घनश्याम ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। अब यह भूतनी की मुक्ति हो चुकी थी और अब यह किसी को भी परेशान नहीं कर रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।